अंधविश्वास से भरी इस दुनिया में एक छोटा सा इंसिडेंट जो हमें ये बिलीव कराता है कि कई बार नेचर की जिन चीजों को दुनिया बैड ओमन या अशुभ मानती है वो चीजें भी किसी किसी की लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लेन 9th एंड 10th और आज हम पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक ऐसी पोम जिसमें उन्होंने नेचर की हीलिंग टच को डिस्कस करते हुए लोगों के बीच फैले इस अंधविश्वास को रॉन्ग प्रूफ किया है। अब सबसे पहले पोम रीड करते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from hemlock tree। अब यहाँ पर शुक का मीनिंग है शेक यानी हिलाना, और हेमलॉक ट्री एक टाइप के ट्री का नाम है, पेड़ का नाम है जो कि पॉइजनस यानी नशीला होता है। अब इस स्टैंजा में पोएट हमें कंप्लीट इंसिडेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से जब पोएट एक हेमलॉक ट्री के पास से जा रहे होते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तभी एक क्रो यानी कौवा जो कि उसी हेमलॉक ट्री के पास में होता है या उसके ऊपर बैठा होता है वो उस हेमलॉक ट्री को थोड़ा सा शुक कर देता है, हिला देता है, जिस वजह से जो स्नो उस हेमलॉक ट्री पर जमी हुई होती है वो झड़कर यानी स्नो पार्टिकल बनकर डस्ट पार्टिकल बनकर पोएट पर गिरती है। अब इस पूरे इंसिडेंट से पोएट की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, पोएट के मूड में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ेंगे। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I have rued। अब यहाँ पर रूड का मीनिंग है रिग्रेट यानी पछतावा, अफसोस। अब यहाँ पर पोएट हमें कह रहे हैं कि इस पूरे इंसिडेंट से पोएट का मूड बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। Has given my heart a change of mood। और अब तक का दिन जो वो रिग्रेट करके अफसोस करके वेस्ट कर रहे होते हैं उसका कुछ पार्ट वेस्ट होने से बच जाता है। And saved some part of a day I have rued। यानी इस स्टैंजा की हेल्प से पोएट हमें ये समझा रहे हैं कि अभी तक पोएट किसी चीज को लेकर बहुत ही अपसेट थे, सैड फील कर रहे थे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद पोएट का मूड बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, उनका मूड अपलिफ्ट हो जाता है, उनका बचा हुआ दिन जिसको अभी तक उन्होंने रिग्रेट करके वेस्ट किया था उसका कुछ पार्ट उनका वेस्ट होने से बच जाता है। यानी इस पोम की हेल्प से पोएट हमें ये समझा रहे हैं कि कभी कभी नेचर की उन स्मॉल इंसिडेंट जिनको हम लोग नोटिस भी नहीं करते वो भी हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, और कभी कभी नेचर की वो चीजें जिनको हम लोग बैड ओमन मानते हैं या नेगेटिव मानते हैं वो भी हमारी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्सप्लेनेशन फिनिश होती है। अब आते हैं मैसेज और लिटरेरी डिवाइसेस पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मैसेज की बात करें तो कई बार यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको किसी भी पोम का मैसेज का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब अगर हम इस पोम की बात करें तो इस पोम की हेल्प से पोएट हमें ये 3 मैसेज दे रहे हैं। फर्स्ट, नेचर एज अ हीलिंग टच या हीलिंग पावर, यानी नेचर के अंदर एक हीलिंग पावर है। जैसा कि आपने पोम में देखा कि अभी तक पोएट किसी चीज को लेकर बहुत ही अपसेट थे, रिग्रेट फील कर रहे थे, लेकिन नेचर के टच में आने के बाद उनका मूड बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, उनका मूड अपलिफ्ट हो जाता है और उनका बाकी का दिन भी रिग्रेट में वेस्ट होने से बच जाता है। सेकेंड, नथिंग इन नेचर कैन बी कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस, यानी नेचर में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको हम लोग इनऑस्पिशियस यानी अशुभ या बैड ओमन कह सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इवन क्रो और हेमलॉक ट्री जिनको कि यूजुअली नेगेटिविटी से सिंबलाइज किया जाता है वो भी कैसे पोएट की लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। Third, if your perspective is positive, then even negative thing will create positive impact in your life। यानी अगर आपका पर्सपेक्टिव ही पॉजिटिव है तो कई बार नेगेटिव चीजें भी आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है नेचर हैज अ हीलिंग टच या हीलिंग पावर। सेकंड, नथिंग इन नेचर कैन बी कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस। थर्ड है इफ योर पर्सपेक्टिव इज पॉजिटिव देन इवन नेगेटिव थिंग विल क्रिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ। अब आते हैं लिटरेरी डिवाइसेस पर कि इस पोम में पोएट ने कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया है। सबसे पहली पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पर यूज हुई है वो है सिंबोलिज्म। यहाँ पर पोएट ने क्रो और हेमलॉक ट्री से नेगेटिविटी और बैड ओमन को सिंबलाइज किया है, तो यहाँ पर सिंबोलिज्म होगा। नेक्स्ट है एसोनेंस। यहाँ पर ओ साउंड यानी वॉवल साउंड बार बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर एसोनेंस भी होगा। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। अगेन यहाँ पर एच साउंड और एस साउंड जो कि कॉन्सोनेंट्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर एलिट्रेशन भी होगा। नेक्स्ट है इमेजरी। जब आप इस पोम को रीड करते हो तो आपके माइंड में पूरी इमेज क्रिएट होती है कि किस तरह से पोएट उस हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे होते हैं और उस हेमलॉक ट्री को थोड़ा सा शुक कर देता है। अगर आपके माइंड में ये सब पूरी इमेज क्रिएट हो रही है तो यहाँ पर इमेजरी भी होगा। लास्ट है इंजैपमेंट। इस पूरी पोम में आपको कहीं पर भी नेक्स्ट लाइन में जंप करते टाइम पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं दिखाई देगा तो यहाँ पर इंजैपमेंट भी होगा। अब आते हैं राइम स्कीम पर। तो राइम स्कीम को लर्न करने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं होती, इसको आप स्टैंजा देखकर खुद भी फ्रेम कर सकते हो। फर्स्ट स्टैंजा की बात करें तो फर्स्ट स्टैंजा में क्रो और स्नो राइम कर रहा है और मी और ट्री राइम कर रहा है तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी ए बी। इसी तरह से सेकंड स्टैंजा में हर्ट और पार्ट राइम कर रहा है और मूड और र्यूड राइम कर रहा है तो इसकी भी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी ए बी। यानी दोनों स्टैंजा की राइम स्कीम बिल्कुल सेम है, ए बी ए बी।